कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर इस भगवान को हम कितना एक्नॉलेज करते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। पर हम क्या इन डॉक्टर्स को एक्नॉलेज करते हैं अपनी लाइफ में? तो ऐसे ही एक डॉक्टर से आज मेरी मुलाकात हुई और उनसे बात हुई। तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला जी, जो कि मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ काफ़ी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपसे जानना बहुत ज़रूर है कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ भी रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर हम प्रोफेशनली कहें तो बीइंग डॉक्टर इट्स आवर ड्यूटी टू बी लाइक दिस। अगर हम खुद ही नेगेटिव होंगे तो हाउ वुड वी मेक अदर पीपल पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव स्टेट। वन मोर थिंग, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर बंदा कोई सफ़र है उसको मैं बोलता हूँ, होप देता हूँ कि हाँ जी आप ठीक हो जाओगे। आप आज पेन में हो लेकिन आज से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद विल बी मच बेटर। हर इंसान डॉक्टर बन नहीं सकता, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं होता। लाइक अ पर्सन लाइक मी, मैं किसी को कट भी नहीं मार सकता। बिकॉज हम हॉस्पिटल कैंपस में थे तो हम वहाँ पे पेशेंट्स, मतलब घर भी वहीं था अंदर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो सुबह से शाम तक हमने वी यूज़ टू बी अमंग पेशेंट्स आल्सो। एंड मम्मी डैडी के साथ भी चले जाना हॉस्पिटल देखना। जो आप कह रहे हो कि किसी को कट लगना, वो हम एक्चुअली बचपन से ही देख रहा था मैं ना। बट इट्स नॉट सो इजी टू सी ऑल दीज थिंग्स। पर यह कि धीरे धीरे आप कस्टम्ड हो जाते हो ना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे को ये चीज़ करनी है और ये मेरे को चाहिए। एंड उसके बाद सक्सेस स्टोरी गोज विद हार्ड वर्क। देर इज़ नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओवर द ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इट ऑल्सो। पहले मेरे मदर भी बोलते थे एंड कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बोलते थे कि बंदे ਦਾ ना अद्धा दर्द ਤਾਂ डॉक्टर ਨੂੰ मिल के ठीक हो जाता है। डॉक्टर सिंगला, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज आने के लिए। आई नो यू हैव अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल, स्पेशली ऑर्थोपेडिशियन को प्रैक्टिस में से टाइम निकाला, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ डायरेक्टर एट मैक्स हॉस्पिटल। It's my pleasure to be here. So it's not so difficult. You have to decide about your priorities. So when you talk to me about this, what's gonna to be in this show, so I thought it's my responsibility towards society also. Probably during our talks, I'll be able to tell people something about their health, bone health. So it may help a lot of people. So I decided that I would definitely go and meet you and talk to you. So finally I'm here. थैंक यू, फाइनली वी गॉट यू हियर। सर, एक जैसे ही अभी बात कर रहे हैं कि एक टाइम की बहुत किल्लत होती है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड एट सच अ सीनियर पोजीशन। तो एक थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर कि एक डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है? हाँ, इट्स वेरी बिजी। एंड बहुत बार होता है कि आप एक्चुअली जो डिसाइड करते हो पहले कि आज चाहे अपना डे प्लान करते हो, उस तरह से नहीं जाता है। एंड इट्स क्वाइट फ्रीक्वेंट विद डॉक्टर्स बिकॉज एक तो एमरजेंसीज होती हैं बीच बीच में, वो पार्ट रह गया। एंड अदर थिंग इज वी आर डीलिंग विद द पीपल हु आर इन पेन और हु आर सफरिंग. So for example, if I plan my day कि I see 10 patients today, but अगर उसके 10 या 15 लोग आ जाते हैं तो I can't say no. मतलब it's in India especially, it's not system like this, and even I as a person I never say no to anyone. So you can't fix it up like I'll be working only from 10 to 2 in the morning, or it happens a lot of time that हम लोग lunch कर देते हैं 5 o'clock or 6 o'clock in the evening after working continuously, and it goes this way.
उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि फैमिली के टाइम, उसमें भी इशू रहता है कई बार ये भी होता है कि वी हैव प्लान सम आउटिंग लाइक मूवी और डिनर, एंड आई एम नॉट होम एट टाइम, आई एम लेट। इवन मेरी बेटी गुस्से हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, उसको आई ट्राई टू उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड डॉक्टर्स के बच्चे धीरे धीरे समझ भी जाते हैं तो इट गोज़ दिस वे। तभी सर सही कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, वो मैं तो हमेशा अगर कोई मेरे को बोलते हैं ना, उसका हाथ जोड़ता हूँ। आई फील प्रिविलेज्ड, मैं आई से दिस थिंग टू नंबर ऑफ पीपल और माई पेशेंट्स, जो भी मैं बोलने वाला हूँ आपको, कि आई फील माई सेल्फ बींग लकी कि आई एम इन अ प्रोफेशन जिसमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, जिनका दर्द ठीक होता है मेरे काम करने से, और उसके बदले मेरे को पैसे भी मिलते हैं। सो आई अर्न वाइल हेल्पिंग अदर्स, सो इससे अच्छा क्या होगा। जैसे सर आपने बताया कि ये चैलेंजेस रहते हैं, यू हैव वेरियस चैलेंजेस थ्रू आउट द डे एंड रैंडमली एनी पेशेंट कैन कम, एनी इमरजेंसी कैन कम। जैसे आज की बात करें, तो आज का दिन आपका कैसा रहा? नहीं, आज का तो रिलैक्स दिन था, रिलैक्स डे था। बहुत ज़्यादा नहीं काम था। सो बीच में बल्कि मेरे को अपनी इमरजेंसी हो गई थी कि मेरी बेटी स्कूल में गिर गई थी स्टेयर से। तो आई होप आई, शी इज़ फाइन। हाँ, शी इज़ फाइन, मतलब शी इज़ इन लिटिल बिट पेन, बट कोई मेजर नहीं हुआ। सो वी शी हैड द हैव, प्रिविलेज ऑफ हैविंग हर हाँ, फादर एज अ ऑर्थोपेडिक वो सर्जन। डेफिनेटली है कि हाँ जी। स्कूल से कॉल आया कि शी हैज़ फॉलन, जी स्लिप्ड जी इन स्टेयर्स एंड शी जी। हैज़ गॉट इंजरी ऑन हर रेस्ट एरिया राइट साइड, ओके। एंड शी इज़ इन पेन। तो मेरे को ऑब्वियसली बीइंग ऑर्थोपेडिक, सबसे पहले होता है कि बच्चों में फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस का बोलते हैं हम, ये इट्स नॉट अनकॉमन, एंड शायद वो ना हो। सो जब तक आई हैड टू रश फ्रॉम हॉस्पिटल टू हर स्कूल टू पिक हर अप। सो वाइल ऑन द वे आई वाज थिंकिंग कि अच्छा, एक्सरे कराने, देख आफ्टर एग्जामिनेशन अगर एक्सरे कराना हुआ तो कहाँ लेके आऊँ मैं, इधर अब मैक्स में लेके आऊँ या घर के पास या उसके स्कूल के पास किसी और हॉस्पिटल में कराएं, या ये सब चल रहा था। शी इज़ फाइन, फाइनली एग्जाम गॉट एक्सरे ऑल्सो डन, बट शी इज़ फाइन। So normally, what is your day? What is your schedule in a day? नॉर्मली सबसे पहले तो उठ के ये होता है कि बेबी को स्कूल छोड़ना है, वी ड्रॉप आवर डॉटर टू स्कूल। Okay. बस नहीं लगवाई हुई। उसका रीज़न ये है कि हमें लगता है कि बिकॉज़ मेरा दिन काफ़ी बिजी होता है ना, मैं काफ़ी कम टाइम स्पेंड कर पाता हूँ अपनी बेटी के साथ। तो कॉमनली आई ड्रॉप हर टू स्कूल, तो ऑन द वे वी टॉक बिट 8-10 मिनट जो होते हैं, एंड वो आई फील कि उसे थोड़ा बॉन्ड रहता है बच्चे के साथ। सो उसको पहले सुबह का ये होता है कि सबसे पहले बच्चे के हिसाब से सुबह का इनिशियल फर्स्ट 1 घंटा कि उठ के तैयार होना, उसको तैयार करवाना, एंड ड्रॉप हर टू स्कूल, एंड आई कम बैक। एंड अगर टाइम हो तो आई ट्राई टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, Okay. हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। हर रोज़ पॉसिबल नहीं होती, पर्सनली लाइक अगर मैं एवरेज कहूँ तो 2 to 3 days a week आई एम एबल टू गो। उसके after that I come back and get ready, have a breakfast with fruits or something, and then go to hospital. And it start at around 10:30. I start working until it's no fixed time till it's average is like 6-7, कभी कभी रात के 11 भी बज जाते हैं, and in general it's like 8 o'clock in the evening, then come back again family time. सर आपका काम ऐसा है कि जिसमें जो भी आपसे मिलने आता है वो या तो दर्द में होगा, तकलीफ में होगा, खुशी से कोई नहीं आता हॉस्पिटल। इतनी नेगेटिविटी जब हम आसपास देखते हैं तो हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव? क्योंकि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव टू ट्रीट देम एज वेल। वो कैसे करते हैं आप? I think with me personally speaking, it's spontaneous. In general, I'm a happy person. Most of the time, I'm smiling. But a lot of my friends and other people ask me why you are smiling all the day. They compliment that No, it's so nice you to. indeed have a very pleasant So personality. I'm lucky that way. एंड इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनली कहें तो बीइंग डॉक्टर इट्स आवर ड्यूटी टू बी लाइक दिस। अगर हम खुद ही नेगेटिव होंगे तो हाउ वुड वी मेक अदर पीपल positive from the negative state? Yes. So and
ओवर द ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इट ऑल्सो। पहले मेरे मदर ही बोलते थे एंड कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बोलते थे कि ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਫ he or she gives a positive vibes to the patient. If I am in angry mood और मैं negative state of mind में होऊंगा, सामने वाला बंदा who is already sufferer उसको भी मैं उस तरह से behave करूँगा तो that would impact negatively. So जो treatment करना है with medicines या surgery जो भी है वो एक part है. Your behavior is one part. If you apply on yourself, if you're in pain or you need something and or you're in some problem and you have come to me, अगर मैं आपको पॉजिटिव उससे मिलूँगा तो यू विल फील मच बेटर। सो पॉजिटिविटी थोड़ा सा क्योर, स्टार्टिंग वाला क्योर वही कर देती है पॉजिटिविटी, और जैसे आप ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को तो उसमें एंड वन मोर थिंग, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर बंदा का कोई सफ़र है उसको मैं बोलता हूँ, होप देता हूँ कि हाँ जी आप ठीक हो जाओगे, आप आज पेन में हो लेकिन आज से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद यू विल बी मच बेटर। तो इट गिव्स होप, create some sort of positive energy or maybe some release some hormones in the body which act as a healing power. So even I have seen on myself also when I am in pain, whenever I was in pain due to some reason, doctors whom I went to, when they said कि नहीं you'll be fine, तो लगता था कि चल यार कोई बात नहीं आज है बट ठीक हो जाऊँगा। and it's very true. Even lot of people, lot of patients have told me this कि हाँ जी आपने होप दी तो उससे हमें ठीक लगा, अब हम हो जाएंगे ठीक। दैट्स वेरी ट्रू। कई बार मैं भी जब डॉक्टर्स के पास गया हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, जस्ट वो एंटर करने से लगता है कि आधी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ नाउ यू हैव गॉट द राइट ट्रीटमेंट इवन बिफोर गेटिंग द ट्रीटमेंट। पर इसी से ही मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा, क्या जो हमारी कोई भी बीमारी है, कोई भी दर्द है, अगर साइकोलॉजी सही ना हो तो उसका ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है, और अगर आप मेंटली पॉजिटिव हो तो ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है। इज इट ट्रू? या दिस इज़ वेरी ट्रू। ये मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ एंड आई हैव सीन द पीपल हु आर नेगेटिव थिंकर, उनको ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं उनको बहुत कम लगता है टाइम। एंड इवन आई हैव सीन पेशेंट्स जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई, वो कॉम्प्लिकेशन से बड़ी जल्दी they come out. I've seen it practically over last my 20 years or so. I've seen it. It happens this way. एंड ऑर्थो में तो वैसे भी सर लॉन्ग ट्रीटमेंट्स होते हाँ, हैं। ऑर्थोपेडिक्स में लंबा ट्रीटमेंट चलता है तो वो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी तरफ से होप मिल जाए पेशेंट को एंड पेशेंट दे टेक होप। एंड जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं दे आर पॉजिटिव इन एवरीथिंग एक्चुअली। उनको पेन का भी इस तरह से होता है कि थोड़ी बहुत पेन उनको नहीं फील होती, और उनको एक्सरसाइज बोले हम, कोई फिजियो के लिए बोलें, दे टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। एंड ये भी शायद रीज़न है कि वो हर चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं एंड सोच भी अच्छा रहे होते हैं कि आई विल बी फाइन। सो बहुत जल्दी ठीक होते हैं वो लोग। जी। अभी सर आपके बारे में हम ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप डॉक्टर, आपको कब लगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? और एट द सेम टाइम सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि हर इंसान डॉक्टर बन नहीं सकता, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं होता। लाइक अ पर्सन लाइक मी, मैं किसी को कट भी नहीं मार सकता तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो वो आप में किस एज में आ गया था और क्या माहौल था, और आपको क्या लगता है कि बाकियों में भी क्या थॉट प्रोसेस होता है जिससे वो मेडिकल साइंसेस को, स्पेशली डॉक्टर बनने का एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं? इसके काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा। मेरा तो एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट शायद स्कूल में जब मैं 7th 8th में था ऑलमोस्ट, तभी वो हो गया था कि आई विल बिकम अ डॉक्टर। वाई? बिकॉज मेरे पेरेंट्स दोनों दे वर इन मेडिकल सिस्टम। I have lived whole of my life in campus, hospital campus only. Okay. In a small town in Punjab. Both my parents, mother and father, they were working in Punjab health system as pharmacists. मम्मी डैडी दोनों एज दी फार्मासिस्ट रिटायर हुए हैं। एंड इवन स्कूल विच मैनू मेरे क्लासमेट डॉक्टर कह के बुलाते सी। आई एम टॉकिंग इन पंजाबी। सो मतलब
obviously नाम नाल कदी नहीं, they used to say me doctor even in while playing cricket also. Okay, so you had infinity towards cricket as well. हाँ, I'll come to that later on. So एक तरह से वो सबकॉन्शियसली था कि डॉक्टर बनना है। एंड दूसरा, हाँ, बिकॉज हम हॉस्पिटल कैंपस में थे तो हम वहाँ पे पेशेंट्स, मतलब घर भी वहीं था अंदर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो सुबह से शाम तक हमने वी यूज टू बी अमंग पेशेंट्स ऑल्सो। एंड मम्मी डैडी के साथ भी चले जाना हॉस्पिटल देखना। जो आप कह रहे हो कि किसी को कट लगना, वो हम एक्चुअली बचपन से ही देख रहा था मैं ना। बट इट्स नॉट सो इजी टू सी ऑल दीज थिंग्स, पर ये कि धीरे धीरे आप कस्टम्ड हो जाते हो ना। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मेडिकल साइंसेस के लिए ऑप्शन था, बट मैंने पहले ना बोल दिया था क्योंकि मुझसे कट भी, अगर खून भी निकलता दिखता है तो घबराहट होती है। तो बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, उनको पहले से पता था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या थॉट प्रोसेस होता है कि ऐसे कौन लोग कैसे अलग होते हैं कि वो मेडिकल साइंसेस स्पेशली ये नहीं, इंडिया नोबल में प्रोफेशन को चूज एक करते हैं? तो रीज़न प्रॉब्ली ये भी है कि पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स दे फीड यू कि भाई मेडिकल और इंजीनियर, एक 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 ये भी रीज़न है ना। सो एंड उसके बाद इन जनरल ये होता है कि हूसएवर इज गुड इन स्टडीज़ उसको बोल दे कि बेटा तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। मतलब शुरुआत में सभी शुरुआत को में तो दिक्कत बहुत होती सारे है। बच्चों का ये होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेडिकल लेते हैं, दे ऑप्ट एंड दे लीव बिकॉज उनको लगता है यार ये दिस नॉट आवर कप ऑफ टी। जी। एंड इवन आई हैव सीन, मेरा बैचमेट एक दो थे जो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ही छोड़ के चले गए थे। उनको लगा ये हम नहीं कर सकते ये ना। ओके, मतलब एडमिशन होगी। हाँ, एडमिशन होने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रैंक आना हाँ बहुत हाँ, डिफिकल्ट बहुत होता बड़ी बात है। इट्स बाय हार्ड वर्क और लक यू कैन से। बट अगर बंदा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो दे लीव इट। एंड दूसरा, शायद भगवान की तरफ से थोड़ा बहुत होता होगा कि भाई इस बंदे ने दूसरे लोगों को ट्रीट करना है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं से आती होगी। तो एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल इन मेडिकल प्रोफेशन, वो उनका होता है माइंड ऐसा कि दूसरों की हेल्प करना या केयर करना। इट बिकम्स ओवर द इयर्स ऑल्सो ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग पीरियड ऑल्सो। तो एमबीबीएस में पढ़ाया भी जाता है, मतलब माइंड को भी ट्रेन ऐसा किया जाता है हाँ कि हाँ, एमबीबीएस में तो नॉर्मली हम इतना रगड़ते हैं बेसिकली, स्पेशली इन बेटर जो फेमस मेडिकल कॉलेज है उसमें थोड़ी ज़्यादा वो होता है। तो कॉमनली हम ये बोलते थे कि अगर गधा भी आ जाए या कुत्ता भी हॉस्पिटल में आ जाए तो वो भी डॉक्टर बन के निकलेगा। सो जब आप मेडिकल कॉलेज में गए थे तो आपके पीयर ग्रुप में होंगे जो शुरुआत में इतने ब्राइट नहीं होंगे बट बाद में बहुत ब्राइट डॉक्टर्स बने। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ओके। हाँ, ये दिस इज़ वेरी कॉमन। ये यू आस्क एनीबडी जो मेडिकल कॉलेज में हु आर नॉट स्कोरिंग वेल, दे आर फेमस डॉक्टर्स और दे आर द नोन डॉक्टर्स और इवन गुड डॉक्टर्स यू कैन से। वो रैंक जो टॉपर्स होते हैं वो कॉमनली अगर बाद में जब आते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली सिस्टम में, दे इन जनरल दे आर नॉट द ओनली फेमस वंस। मोस्टली जो लोअर रैंकर वाले या मिड रैंकर वाले लोग होते हैं जो हु परफॉर्म बेटर आउटसाइड एक्चुअली। ये रीज़न क्या रहता है? ये हम हर लाइन में देखते हैं। हाँ जी। मे बी मेंटली रिलैक्स्ड होते होंगे वो लोग सारे, इस तरह से लगा लो। मैं भी टॉपर नहीं था, मेडिकल कॉलेज में टॉपर नहीं था, स्कूल में था बट मेडिकल कॉलेज में नहीं था। सो आई फील लकी। यू हैव डन वेल। और इसी के बारे में थोड़ी सी और बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद आपने क्या क्या पढ़ाई की और राइट नाउ आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है? आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। एमबीबीएस इज बेसिक्स इन मेडिकल प्रोफेशन और इट्स ग्रेजुएशन लाइक ना। उसके बाद नेक्स्ट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडी और एमएस। एमडी इज फॉर मेडिकल ब्रांचेस एंड एमएस इज फॉर सर्जिकल ब्रांचेस जो सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। So when I was internship is the 1 year training program after studies graduation, 4.5 years of MBBS. So when I was intern, वो हमारी पोस्टिंग होती है अलग डिपार्टमेंट्स में ना, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 1 महीना 2 महीने, इस तरह से टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द स्पेशलिटीज़। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैड डिसाइडेड कि आई विल डू ऑर्थोपेडिक्स।
और ये था कि अगर ऑर्थोपेडिक्स नहीं करूँगा तो फिर आई सर्जरीज, so optha, but first choice was orthopedics, and orthopedics is the was the topmost branch at that time in surgical field, like top rankers को मिलती थी. एंड आई थिंक यू गॉट अ ग्रेट रैंक, या आपका वो बहुत अच्छा रैंक आया था. मैं वही बताने वाला हूँ कि ऑर्थोपेडिक्स टॉप रैंकर्स मिलती थी, एंड आई वाज नॉट टॉपर इन एमबीबीएस, या मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट लेनी ऑर्थोपेडिक्स है तो बिना पढ़ाई की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि फिर दोबारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है. सो आई पर्पसफुली ड्रॉप 1 ईयर. ओके. मैंने इंटर्नशिप के टाइम ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, पीजी एंट्रेंस की तैयारी नहीं की कि कहीं मेरा रैंक ना आ जाए. कोई ना कोई रैंक आ गया फिर ये होता है कि चलो यार जो मिल रहा है वो ले लो, जो भी अवेलेबल है देन यू. हाँ वो कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगी. तो आई पर्पसफुली ड्रॉप 1 ईयर. मैंने पढ़ाई नहीं की कि मेरे को ऑर्थोपेडिक्स लेनी है तो अगले साल मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करके आई विल डू दैट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस पढ़ाई की और आई गॉट थ्रू, आई गॉट गुड रैंक. एंड हाँ उसमें भी जो मेरे को चाहिए था, यहाँ मैंने करनी थी, मेरा सोचा हुआ था कि मेरे को अपनी पीजी यहाँ से करनी है. आई हैव डन इट फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, मैमसी. ऑर्थोपेडिक्स के लिए वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में था उस टाइम इंडिया के. सो अगर मैं आपको इंसिडेंस एग्जैक्टली बताऊँ तो वो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल की मेन रोड की तरफ लगता है ना. सो वहाँ उसके बाहर अस्थि शल्य विभाग लिखा है हिंदी में. ऑर्थोपेडिक्स को अस्थि मीन्स बोन, शल्य सर्जरीज, विभाग डिपार्टमेंट, तो बोन सर्जरी डिपार्टमेंट. ऑर्थोपेडिक्स का हिंदी का मतलब अस्थि शल्य विभाग है. तो मैं कभी वहाँ से निकलता था. आई हैव डन अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम अदर कॉलेज. तो वहाँ ये होता था कि यार मैं कभी इस डिपार्टमेंट में भी आऊँगा क्या. तो मेरे दिमाग में चलता था. एंड दिस इज फैक्ट, आई एम टेलिंग. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो उसके बाद फिर जब मैं तैयारी कर रहा था तो लाइब्रेरी पढ़ते हुए तो एक ही टारगेट था कि आई नीड टू टेक सिंगल डिजिट रैंक, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक मिलेगा तो ही मैमसी में ऑर्थोपेडिक्स मिलेगी. तो उसके बाद अलावा चांसेस बहुत कम है. सो आई माई फोकस वाज वेरी क्लियर दैट आई नीड टू डू दैट. एंड वो जब होना होता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया. क्या रैंक था फिर? I got 7th rank in Delhi PG entrance exam. That's amazing. That's amazing. I can well imagine getting 7th rank is a big thing. क्योंकि मैं पर ये भी जानना चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा, ये इनफैक्ट ये एक मैसेज आई वांट उन सब के पास जाए जो इस समय मेडिकल एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर मेडिकल एंट्रेंसेस. हाँ वो तो मैं कॉमनली बोलता हूँ अपने मेरे जो भी रिलेटिव्स में बच्चे होते हैं उनको कि सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉन्फिडेंस. यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे को ये चीज़ करनी है और ये मेरे को चाहिए. एंड उसके बाद सक्सेस स्टोरी गोज विद हार्ड वर्क. देयर इज़ नो शॉर्टकट. हार्ड वर्क करना पड़ेगा. बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते होते हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं होते. तो उनको आता होता है, दे ऑन द डे ऑफ एग्जाम दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू एंग्शियस हो जाते हैं. हाँ वो एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज और एंजाइटी इज़ द रीज़न. तो वो एक बेसिक्स हैं. एंड एक चीज़ में और मेरे को याद आ गई भी बातें करते करते बताना चाहूँ. दिस इज़ द फैक्ट, बहुत कम लोगों को पता है. जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ जिस दिन मतलब वो था, मेरी तैयारी थोड़ी अच्छी थी, मेरे को पता था कि आई विल परफॉर्म वेल. जी पता होता है बंदे को ना. जी. सो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एडजॉइनिंग सीट पे वो मेरा जूनियर था, इमीडिएट जूनियर, बिकॉज मैंने ड्रॉप किया हुआ था ना. मेडिकल में जो डॉक्टर्स उनको पता है ड्रॉप करके क्या. सो हम दोनों इकट्ठे अपीयर होने हैं एग्ज़ाम में. एंड ही वाज क्लास टॉपर और हमें ऑलमोस्ट श्योर था कि ये टॉप रैंकर्स में आने वाला है पीजी में. तो देयर आर 3 क्वेश्चंस जो मेरे को आते नहीं थे ओके एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम. एंड मतलब ईजिली आई कुड हैव आस्क्ड हिम एंड उसने बता भी देना था ना उसे, क्योंकि उससे पहले होती रही कि यार तू मेरे को बता दियो ये सब. तो मैंने सोचा कि शुड आई आस्क हिम और नॉट. तो टाइम था अभी 5-10 मिनट अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने में थे, मैंने ख़त्म कर लिया था. फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं पूछूंगा, जो रैंक होगा मेरा अपना होगा. तो मैंने नहीं पूछा उससे. वैसे चीटिंग चलती थी मतलब
इतनी थोड़ी बहुत चल जाती है अगर चीटिंग कराने वाला, क्योंकि वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, अगर वो मेरे को बताएगा मेरे नंबर बढ़ेंगे तो उसका रैंक नीचे हो जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब लोग एक दूसरे को बताते हैं नॉर्मली, बट दैट गाय वाज माय जूनियर एंड माय फ्रेंड आल्सो, उसने बता देना था मेरे को, बट मैंने नहीं पूछा उससे, मतलब ये सोच के कि जो रैंक आएगा मेरा अपना होगा, एंड ही गॉट सेकेंड रैंक 2, मेरा 7th आया। सो बाद में जब मैं बाद में सोच रहा, मैंने किसी को नहीं बोली ये बात, किसी को नहीं बताई, मेरे शायद एक मेरा बेस्ट फ्रेंड उसको बताई होगी शायद, उसने बोला यार पूछ लेना, तू क्यों नहीं पूछा। So we are privileged that एंड फाइनली जब रैंक आया तो मैंने तब भगवान का शुक्र किया, अच्छा हुआ भी मैंने नहीं पूछा, ये मेरा अपना रैंक है। अगर मान लो मैं पूछ लेता उससे, जी। मेरा रैंक शायद 7 से 5th या 4th हो जाता, हाँ जी, यही होना था मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या होना था। तो पर वो माइंड में रहता यार कि मैंने ना 3 क्वेश्चन पूछे थे, मेरा रैंक नहीं है जी, मेरा शायद ओरिजिनल रैंक 15 20 30 कुछ आना था, बट इट्स नॉट माई रैंक। वो हमेशा, तो मैंने उसके बाद आई थैंक गॉड कि आई वॉज ऑनेस्ट, एंड आई थैंक यू इतने फॉर इतने साल के बाद आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है कि कई बार हम कुछ बेटर चीज़ करने के लिए कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं, बट बहुत साल के बाद तक वो मलाल लगा रहता है कि शायद हाँ हम ना करते। वो रहता है, वो तो लाइफ टाइम रहता है शायद जी। मतलब वो अगर और किसी को ना पता था, मेरे को या मेरे क्लोज फ्रेंड्स को एक दो को पता होता, बट वो रहता हमेशा। और उसके अगेंस्ट देखें अभी जो एक्चुअल हैपन, दैट इज लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब रैंक जिਵੇਂ 7 इज ਕਹਿੰਦੇ प्योरली कि मेरिट। छाती चौड़ी करके चल रहे हो कितने भी चल रहे हो कि इट्स माई रैंक, यस, इट इज़ योर रैंक। सो एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट कि मेरे से गलत काम नहीं करवाया, मेरे को गलत काम करने से रोक लिया। No, it's an amazing story and an amazing message। आपने कैसे शुरुआत की, कैसे फिर आपने आगे पढ़ाई की, फिर आपने अपनी रैंक की स्टोरी यू हैव मेंशन, एंड एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी फ़िलहाल इंडिया में, थोड़ा मैं ज़्यादा इस चीज़ को चैलेंज मानता हूँ। सीट्स बहुत कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, और जिनके क्लियर नहीं होते, पेरेंट्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक ऐसा क्या हम मैसेज पेरेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं कि जिन बच्चों का अगर क्लियर नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस ना नीचे जाने दें, उनको कहीं और एक्सेल करने दें? हाँ वो आप सही कह रहे हो कि सीट्स कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। पेरेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है कि जिनका नहीं होता ना, अगर हम कह रहे हैं कि वेल सेटल्ड और कमाई का देखें, वो इन जनरल शायद डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं एंड लाइफ इज़ मच मोर कंफर्टेबल। डॉक्टर्स का एक ना, मैं व्हाट्सएप पे कभी कभी स्टेटस भी लगाता हूँ, कभी साल में एक आधी बार, अगर आपने देखा नहीं देखा, स्टेथोस्कोप डाला होता है एंड उस पर लिखा होता है दैट दिस इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑर्नामेंट, वाई, बिकॉज यू हैव स्पेंड योर यूथ इन इट। आपकी जवानी चली जाती है सारी, बड़े आपके लगा लो कि बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ 9th 10th से बच्चा शुरू करता है, एंड उसके बाद 12th के बाद एग्ज़ाम क्लियर था PMT ना, उसके बाद भी 10-12 साल और हैं। मतलब नॉर्मली बच्चों को ये बोला था कि वो बस PMT क्लियर कर ले, उस वक्त ऐश है। इट इज़ लाइक कि पहला बच्चा ना छोटे जे सूए च नहा रहा है, वो तो नहर छलांग मारती ना MBBS जाके। हाँ जी। तो MBBS में मतलब और आपकी सपोर्ट सिस्टम ख़त्म और इधर उधर घूम रहे हो। उसके बाद होता है कि यार PG एंट्रेंस क्लियर कर ले, उसके बाद PG मिल जाएगी, उसके बाद तो चल अब ऐश हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे। वो फिर होता है कि वो नहर तो ना, फिर वो बड़ी वो नदी जाके जो गंगा या जमुना च छलांग मारती है, जितने दूर दूर तक कोई किनारा ही नहीं है। सारी उम्र नहीं आती ऐश। तो उसके बाद मतलब इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू सेटल डाउन। जैसे आपने बताया कि ईयर्स एंड ईयर्स टू सेटल डाउन, अभी भी जैसे आज की डेट में यू आर अ वेरी रेनाउंड ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड आपके समय की बहुत वैल्यू है, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए आपका समय है, तो अलग अलग पेशेंट्स के लिए, और क्या है कि आप अपना वो जो समय है वहाँ से हटा भी नहीं सकते, बिकॉज कई लाइव्स जुड़ी हैं उसके साथ। अब इसी केस में जैसे हम नोबल प्रोफेशन डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कितने साल पढ़ना पड़ता है, तो कई बार जब प्रायोरिटीज़ आती हैं कि हॉस्पिटल या फैमिली, कई बार बहुत ऐसी सिचुएशंस भी आती होंगी, तो कितनी बार हुआ है कि आपको हॉस्पिटल
या अपना प्रोफेशन चूज करना पड़ा है और अपनी फैमिली को इग्नोर करना पड़ा है? नहीं, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, वो तो अभी भी ऐसे होता हाँ, वो तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा, वो तो मतलब इट्स आवर ड्यूटी टू डू डू दैट एंड पर ये कि स्पेशली फॉर इमरजेंसीज प्लान्स सर्जरीज के लिए या ओपीडी के लिए कई बार होता है कि पेशेंट आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक में आ गए, देन आई टॉक टू देम पर्सनली और रिक्वेस्ट कि कैन यू प्लीज़ कम टुमारो और डे आफ्टर, या फिर हाँ आई डू वन मोर थिंग कि अगर कोई पेन में है या किसी इमरजेंसी है, आई ट्राई कि मैं आपको फ़ोन पे मैसेज कर देता हूँ मेडिसिन, आप फिलहाल ये ले लीजिए, आपका अर्जेंट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एंड आई विल मीट यू आफ्टर सो मैनी आवर्स या फिर मे बी अ डे और 2। जी। बट अगर आप मेरे से वैसे ही पूछो स्पेसिफिकली तो इट्स लाइक ऑब्वियसली नीड टू गो टू तो हॉस्पिटल। अब जैसे बताया कि आपकी डॉटर अब वो भी एक्सेप्ट कर गए हैं, तो इसी ऑल्सो अब उनके माइंड में भी है कि मेडिकल प्रोफेशन ही चूज करना है इन फ्यूचर, या नहीं फिर नहीं, वो शी इज़ जस्ट 11 ईयर्स, अच्छा। बट अभी से उसने डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टर नहीं बनना है। तो आपकी तरफ से भी कोई ऐसा प्रेशर? नहीं 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 नहीं, वो तो वैसे ही मेरे को लग रहा है पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर किसी को भी। That's very amazing. That's actually very motivating as well. That being a doctor, you're saying this, and एंड मतलब दोनों अच्छी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है। अच्छी चीज़ें अगर आप मेरे से पूछो स्पेसिफिकली, जी मतलब ये सब तो है ही है, चलो सोसाइटी की सेवा एंड वो सब, वो अलग चीज़ है। अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस या फिर सेटलमेंट, जो पेरेंट्स को होता है कि मेरा बच्चा सेटल होएगा नहीं होएगा, एक उसका मेडिकल प्रोफेशन का ये है कि बंदा भूखा नहीं मर सकता, मतलब और कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं है तो अपना क्लिनिक खोल के सारी उम्र टिल डेथ ही और शी कैन वर्क। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है मेडिकल प्रोफेशन का, जो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं है। जी। और नेगेटिव तो ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग आपका। हाँ, एक आपको पता है या नहीं पता, इन जनरल डॉक्टर्स की लाइफ कम होती है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। Is it because of pressure? या इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मतलब आप समझे मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, समझ। कि अगर एवरेज लाइफ इंडिया में लोगों Expectancy की अगर एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है तो डॉक्टर्स की इंडिया में 55 होगी। 10 साल का फ़र्क है कम से कम। तो भी is anything? इट्स डॉक्यूमेंटेड, इट्स नॉट कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो इट्स डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड लाइक दिस। प्रेशर्स की वजह से इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, हाँ, इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। डॉक्टर्स की कमी की वजह से भी नहीं है? नहीं, स्ट्रेस वो तो कमी नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो जैसे मैं हूँ अब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रेस है या उस तरह, बट स्टिल देयर इज स्ट्रेस। आई हैव ऑपरेटेड अपॉन समवन या आई एम ट्रीटिंग समवन जिसकी बॉडी पे या कुछ भी मेरे कारण अच्छा भी हो सकता है, मेरे कारण गलत भी हो सकता है, हार्म भी हो सकता है। तो देयर इज सबकॉन्शियस स्ट्रेस कि वो ठीक होगा नहीं होगा। जैसे कल मैंने सर्जरी करनी है, एक लेडी की करनी है, रिवीजन नी रिप्लेसमेंट। हालांकि इट्स कॉमन सर्जरी फॉर मी, लाइक वी डू मे बी वंस इन अ वीक दिस काइंड ऑफ सर्जरी, जो मतलब नॉट कॉमन फॉर एवरी सर्जन बट कॉमन फॉर अस, बट स्टिल देयर इज सम कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्ट्रेस अंडर इन माई माइंड कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो वुड शी बी एबल टू वॉक अगेन और नॉट, और इन्फेक्शन दोबारा तो नहीं हो जाएगी उनकी। तो कल उनकी जो करनी है सर्जरी, उसका लाइक कुछ भी अच्छा होता है तो वो भी मेरे ऊपर क्रेडिट है, बुरा होएगा तो मेरे ऊपर ही आएगा। एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लाइक अब किसी का ठीक ना होना या होना तो इट्स हिज और हर लक, जो भगवान ने उनके लिए लिखा वही होना है। एंड इवन मैं पेशेंट को बताता हूँ कि जी आपकी जो किस्मत में होगा ना लिखे होगा वो, हमारी जो ड्यूटी है ये है कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी तरफ से कोई, या तो काम करने में या हमारी स्किल में या हमारी नॉलेज में, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपका ठीक होना ना होना तो भगवान ने जो लिखा है आपको वही होना है। बट स्टिल क्योंकि मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो आई नीड टू सी कि सारे इम्प्लांट्स जो डालने वो हैं या नहीं है, एंटीबायोटिक्स जो हमने यूज़ करनी है वो उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से है या नहीं है, वो लेबल है या नहीं है, पेशेंट का प्री ऑप पोस्ट ऑप कैसा रहेगा। हालांकि ये सब मैंने अपने आप डायरेक्टली हैंड से नहीं करना है, मैंने आगे अपने टीम को ऑर्डर देना है, बट अल्टीमेटली इट कम्स एज विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ट्रीटमेंट, हर सर्जरी। जब तो फिर स्ट्रेस तो हमेशा, एंड इट हैपन्स नॉट विद मी, इट्स विद एवरी डॉक्टर।
तो इससे फिर क्या होता है, हाँ, जो स्ट्रेस जब होता है हमारे माइंड में तो सिंपैथेटिक ओवरफ्लो होता है, हमारे हार्मोन्स ज़्यादा स्कीट होते हैं, तो ओवरऑल जो हार्ट रेट बड़ी होती है नॉर्मल से लगा लो, अब मैं आई एम गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ मेडिकल वर्क, सो अल्टीमेटली इट गिव्स टू यू लेस लाइफ, लॉन्जिविटी इज़ लेस। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए वैसे तो इन जनरल, पर डॉक्टर्स के लिए कि बीच बीच में आपको खुश रहना है या अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है। तो इसके लिए सर कोई मेडिटेशन का? नहीं, मैं तो मेडिटेशन नॉट एबल टू डू। मेरे लिए स्ट्रेस बस्टिंग इज माय फ्रेंड्स। ओके। लकीली मतलब मेरे को ही लगता है कि दुनिया में किसी के भी इतने दोस्त होंगे जितने मेरे हैं। आई एम सो लकी। मैं आई एम दोस्त मतलब मैं क्लोज फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, रियल फ्रेंड्स। जी। ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बट रियल फ्रेंड जिनके ऊपर, जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है, जिनको आप सब कुछ बता सकते हो, जिन पे आप डिपेंड ऑन कर सकते हो इन एनी सिचुएशन। जी। सो उस तरह के मेरे एग्जैक्ट काउंट तो मैं अभी नहीं कर सकता यहाँ पे, बट 15 से 20 दोस्त हैं जो बहुत बड़े नंबर है। मतलब किसी के एक या दो होते हैं, तीन होते हैं, इस तरह से होता है। ज़्यादा स्कूल कॉलेज के टाइम के? इट्स फ्रॉम स्कूल फॉर कॉलेज, माई MBBS ग्रेजुएशन वाले, PG उसके बाद के भी वो, और लेकिन ग्रेजुएशन वाला पीरियड होता है जिसमें मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके क्लोज बनते हैं, क्योंकि आप 5-6 साल इकट्ठे होते हो, स्ट्रगल में होते। वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। ये आपने अच्छा वो किया कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना, कॉमनली वो उस टाइम के बंदे होंगे जब आप स्ट्रगल में थे, जी। जब आप जब मनी वाजंट द फैक्टर। हाँ, मनी तो खैर वो तो अलग वो रह गया। जब आप लगा लो बैड फेज ऑफ लाइफ लगा लो या स्ट्रगल कर रहे थे, उन दिनों में जो लोग आपके साथ होते हैं वो आपके रियल फ्रेंड्स बनते हैं। इन जनरल हमारा तो लाइफ का यही वो है, अपने दोस्तों में हम डिस्कशन करते हैं। हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जैसे आप अभी जब प्रोफेशन में आए तब दोस्ती का माहौल कम हो जाता है क्योंकि कलीग ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, वो दोस्त तो अब जैसे सारे दोस्त तो यहाँ चंडीगढ़ में नहीं रहते ना, ट्राई सिटी में। लकीली मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं ट्राई सिटी में, तो बट कोई US में है, सिंगापुर में है, अलग अलग जगह, दिल्ली में है, इस तरह से है, स्कैटर्ड है सब जगह। जी जी। बट थैंक्स टू व्हाट्सएप हम यही आपस में डिस्कस करते हैं कि भगवान उसको क्या बोलते हैं, हेवन या स्वर्ग दे जिस बंदे ने व्हाट्सएप इन्वेंट किया है। इट मतलब सोशल मीडिया इन कनेक्ट कर जनरल, दिया। हाँ जी। वर्ल्ड हैज़ बिकम सो स्मॉल एंड वी आर इजी टू, यस। बिकॉज आप देखो अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर US में कोई बंदा है, चाहे आपका कितना ही क्लोज है, इट्स नॉट इजी टू कॉन्टैक्ट हिम और हर। जी 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 जी। तो अब तो बड़ा इजी हो गया सब कुछ। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी इजी एंड इसी से ही टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल आ चुका है इनफैक्ट मेडिकल हमारे साइंसेज में भी। टेक्नोलॉजी का, जैसे लोग बोलते हैं व्हाट्सएप एंड मल्टी पीपल हैव बिकम सो बिजी इन पर्सनल लाइफ, बट वो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अपने आप में गुम रहते हैं लोग, लेकिन उसका पॉजिटिव भी तो है, आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। टेक्नोलॉजी का मेडिकल में तो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक टेली मेडिसिन जो पहले होता था कि अब तो वो वी यूज़ इट एवरी डे। मेरे पास मेरे रेजिडेंट्स का व्हाट्सएप आता है, एक्सरे पेशेंट के क्या करना है सर, क्या प्लान करना है, जी। एंड मैंने आगे किसी से डिस्कस करना होता है, वी सी अबाउट दैट ऑन यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो समटाइम, या गूगल, जहाँ हमारी अपनी बुक्स पबमेड पे कोई लिटरेचर देखना या ई-बुक्स हैं, सॉरी, तो एवरीथिंग इज़ सो इजीली अवेलेबल। तो टेलीमेडिसिन सर अभी कितनी प्रेवलेंट हुई है, कितनी फेमस हुई है और कितना परसेंटेज कितना होगा ओवरऑल प्रैक्टिस में? ओवरऑल प्रैक्टिस में टेलीमेडिसिन, एक तो ये जो एस्पेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ उसका है कि भी आई रिपोर्ट्स आपने बता दी। अगर वो उस हिसाब से देखें, ये तो मेरे ख्याल में इतना कॉमन हो चुका है कि एवरी अदर डॉक्टर इज हेल्पिंग समवन एवरी डे। इससे टाइम भी सेव होता है काफ़ी। इसके अलावा एक और वो है, माई फ्रेंड, माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज़ इन सिंगापुर, ही इज़ इंटेंसिविस्ट, सीनियर गाय नाउ, इंटेंसिविस्ट ICU केयर में ना। सो वो लोग क्या करते हैं, उसकी वाइफ ने तो इवन वहाँ जॉब छोड़ दी है, वो घर पे बैठी है लैपटॉप पे, पेशेंट्स कहाँ के मैनेज कर रही है, इंडिया के, नेपाल के, अलग अलग जाके पेशेंट्स जो छोटे छोटे शहरों में हैं, ICU बने हुए हैं, मतलब वाईफाई या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, पेशेंट्स की कॉन्टीन्यूसली रिपोर्ट्स शी कैन वॉच ऑन हर लैपटॉप, कॉन्टीन्यूस ECG मॉनिटरिंग, BP वगैरह सब कुछ चल रहा है, एंड शी टेल्स
जूनियर डॉक्टर्स हेयर कि ये मेडिसिन अब दे दो, ये मेडिसिन अब दे दो। यू कैन यू इमेजिन कि सिंगापुर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है और इंडिया में किसी या छोटे टाउन में जिस तरह मोरिंडा है मान लो नेड़े, ਉੱਥੇ आईसीयू हैगा सेटअप किया होया है ਤੇ ਉੱਥੋਂ पेशेंट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय समवन सिटिंग इन सिंगापुर और यूके और यूएस। इंडिया च फेमस हो रहे हैं टेली। हाँ, ये इवन अपने पंजाब वाले एरिया च ये घट है, बट आई नो इन साउथ इंडिया स्पेशली एंड इवन ईस्टर्न स्टेट्स देयर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स यहाँ पे एक्चुअली जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो शायद नहीं रहना पसंद करेंगे बिकॉज उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ लगा लो जो भी है। तो बट देयर ऑल्सो पेशेंट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्पेशलिस्ट वन, चाहे वो इंडिया में सीनियर डॉक्टर कोई टेलीमेडिसिन के थ्रू कर रहा है या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ सिंगापुर में डॉक्टर मोना इज डूइंग इट। ओके, सो इसका भी टेलीमेडिसिन का इंडिया में क्या फ्यूचर लग रहा है आपको कि ये आगे बढ़ेगा? हाँ, ये तो हाइब्रिड मॉडल रहेगा, बड़े हाइब्रिड टाइप ही रहेगा पर बढ़ेगा ऑब्वियसली एंड इट्स हेल्पिंग सोसाइटी। लाइक फॉर एग्जांपल सर पर्सनली जैसे जब अपॉइंटमेंट्स हर बार नहीं जाया जाता डॉक्टर के पास, तो आई पर्सनली प्रेफर टेलीमेडिसिन, बट बहुत लोग हैं जो टेक्नोलॉजी अभी भी यूज़ नहीं करते, तो वो बहुत बड़ा नंबर अभी भी है। हाँ वो है, जैसे अभी जैसे आप जो एग्जैक्टली बता रहे हो, आई टेल माई पेशेंट्स मतलब सो मेनी टाइम्स आई गिव देम प्रिस्क्रिप्शन ऑन फ़ोन जी। ये मेडिसिन एक्सटेंड करनी है, ये बंद करनी है या मंगानी है। ऑन व्हाट्सएप आई गेट देयर वीडियोज़, लाइक आप चल के अपना वीडियो बनवा दो 5 सेकंड का, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका वीडियो बना के भेज दो एंड या पिक्चर भेज दो, प्रिस्क्रिप्शन की पिक भेज दो, मेडिसिन की स्टेप्स की पिक भेज दो एंड उसके बाद उसका जो भी रेक्टिफिकेशन करना है। एंड ये तो हर रोज़ यूज़ हो रही है एंड सिर्फ मैं नहीं यूज़ कर रहा, एवरी वन इज़ यूजिंग इट दिस वे। सो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अलॉट। जी। एंड सर बोन हेल्थ के बारे में इन जनरल अगर हम बात करें तो इसमें आपके हिसाब से इसकी अवेयरनेस अभी इंडिया में कितनी है? अब इंडिया में अवेयरनेस बोन हेल्थ का किसी भी तरह की हेल्थ की नहीं है सच बताओ तो, बिकॉज इंडिया में लोग प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ नहीं है प्रिवेंटिव ध्यान, पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। मतलब कुछ दर्द पे वी कैन से जस्ट 1% ऑफ पीपल दे हु आर रेडी एनफ टू imbibe this thing in their lives। ओनली 1%? यही लगता है मेरे को, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोई स्टडी नहीं की हुई। ये जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इस टाइम पे प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ कि कोई प्रॉब्लम होने से पहले हमने उसको रोक लिया। क्योरिंग इज़ कि हो गई प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहे हैं जी। जैसे अगर आप बोन हेल्थ पे आएंगे अब मेरे पास, तो उसमें मेजर ऑस्टियोपोरोसिस एक चीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस के वीक हो जाती हैं बोन्स ना, वो विद एज कॉमनली होता है। और किस एज के बाद ज़्यादा प्रेवलेंट होती है? ऑस्टियोपोरोसिस के 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन जनरल आप पूछो तो फीमेल्स में इट इज़ मोर प्रेवलेंट एज कम्पेयर टू मेल्स। रीज़न क्या रहता है? मेल्स में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो विद एज आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल आपके जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी से एक्रीट होने कम हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं जी। पोस्ट मेनोपॉजल प्लस सेनाइल एज के कारण दोनों से तो डबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ज़्यादा फास्ट। सो अगर हम कहें इन जनरल कि 70 ईयर ओल्ड मेल 70 ईयर ओल्ड फीमेल, तो फीमेल चांसेस हैं कि फीमेल्स की बोन्स ज़्यादा वीक होंगी। अब उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन का अगर हम कहें किसी को अलग अलग आस्पेक्ट हैं कि कैसे प्रिवेंट करना है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, सप्लीमेंट्स लेना, कैल्शियम, विटामिन डी एंड देयर फ्यू मेडिसिन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, इंजेक्शन भी हैं। तो जो इजीली लेने वाली चीज़ जैसे मान लो कैल्शियम खाना कुछ खाना, वो तो फिर भी कुछ लोग मान जाते हैं, वो भी मानते नहीं है सारे। अगर मैं कहूँ कि जी आपकी बोन्स बहुत वीक आ गई हैं, एक्सरे में भी दिख रहा है एंड इवन डेक्सा स्कैन या और चीज़ों में भी दिख रहा है, आपको ये इंजेक्शन लेने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अगर इफ़ आई प्रिस्क्राइब टू 10 पीपल द चांसेस ओनली 1 or 2 वुड टेक, इन स्पाइट ऑफ आई एम टेलिंग कि अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप जब गिरेंगे कभी तो फ्रैक्चर हो जाएगा एंड इट हैपन्स। अगर आपने सुना होगा ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर हो जाते हैं या रिस्ट का फ्रैक्चर होता है या पीछे स्पाइन की रीढ़ की हड्डी दब गई जी, वो कमज़ोर हो गई सेट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। हमली सुना जाता है जैसे वॉशरूम में कोई गिर गया, हाँ, गिर गए तो वॉशरूम में गिर गया वो, इट्स बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अब वॉशरूम से अगर आप कहो तो एक नई बात मैं ऐड ऑन करूँ, स्पेशली ये एक्चुअली शायद बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को, पीपल शुड नो दिस कि जो अपने घर में टाइल्स लगवानी है, फर्श लगवाने हैं, स्लिपरी नहीं लगवाने चाहिए। और वॉशरूम में तो स्पेसिफिकली आजकल आने भी लग गई हैं, इफ़ यू सी गो टू द शोरूम्स ऑफ टाइल्स नाउ यू गेट वॉशरूम टाइल्स
विच आर नॉट स्लिपरी। पर आज से 5 साल पहले सारे लोग ऐसे स्लिपरी वही, मतलब इट वाज लाइक के हाई एंड घर बना है तो स्लिपरी टायर्स लगी हुई और हैं। जहाँ पे सबसे तो ज़्यादा गीला होने तो के आई वुड चांसेस लाइक टू है। टेल जी टू जी पीपल, अगर मैं आया हूँ मेरे को जो देख रहे हैं कि भाई अपने घर में स्पेशली वॉशरूम में स्लिपरी टाइल्स मत लगाओ, रफ वाली वो सरफेस वाली, ताकि कोई स्लिप ना करे आपके पेरेंट्स या जी। जो भी नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं स्लिपरी टाइल्स मत लगाइए। हाँ जी। इसी से ही अगर जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ में बोन हेल्थ की बात की है, ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिगर प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है इसमें बोन हेल्थ के ऊपर? हाँ, वो तो इट्स वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट बेसिकली। इन जनरल आर बॉडीज लाइक दिस के जिन्ना अपने शीट पर कम लवांगे जी। इट विल बी रफ एंड टफ एंड हेल्दी। एंड बोन हेल्थ इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट। जितना हम लोड करेंगे अपनी बोन्स को, अपने जितना फिजिकल एक्टिविटी की है उतनी बोन्स हमारी स्ट्रांग होंगी। एंड लाइफस्टाइल में इसके अलावा, वर्क के अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या नहीं है आपका, क्या खा रहे हो आप ओवर द ईयर्स, आपने कितना आउटडोर एक्टिविटीज़ या कितनी इंडोर एक्टिविटी, सब चीज़ें बहुत ये इंपॉर्टेंट किस है। एज से सर शुरू हो जाती है प्रिवेंटिव हेल्थ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं? फीमेल्स में 40s में ओके। इन जनरल इफ़ यू आस्क मी, और मेल्स में भी अराउंड 50s पे बंदे को अपनी बॉडी का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। एंड फॉर यंगस्टर्स उस एज में क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब अगर अगर हम के फ्यूचर में, क्योंकि आज अगर कोई 25 का है वो कभी ना कभी 50 का होगा, तो वो अगले वो 25 सालों के लिए अपनी क्या किस चीज़ को अवॉइड अवॉइड करना है? यंग हाँ हाँ जी। जंक अच्छा। फूड ओके। एंड हाँ जी। एक्टिव लाइफस्टाइल। ओके। जी। एक्टिव लाइफस्टाइल में एनी एनी हाँ, कुछ भी करो बट एक्टिविटी, कीप ऑन डूइंग समथिंग। ओके ओके। एंड along with that सर, जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट बोन हेल्थ में ऑस्टियोपोरोसिस की बात की है, लाइफस्टाइल की बात की है, एक और बहुत मेजर इम्पैक्ट है जब इंजरी होती है। इंजरी के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? इंजरी तो ये है कि अगर हो गई, अगर आप बैड लग के हो गई है तो उसका ट्रीट जल्दी करवाओ एंड ट्राई टू बी आउट ऑफ बेड एज सुन एज पॉसिबल। जी तो इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, आपके अपर लिम इंजरी है, लोअर लिम इंजरी है, जी उस सब पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तो है ही है, उसके बाद जो आपकी रिकवरी है उसमें एक्सरसाइजेज का मेजर रोल है। ओके। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जी आफ्टर सर्जरी खान ली दस दो की खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बट यू नो कहो कि एक्सरसाइज करनी है, नहीं नहीं एक्सरसाइज नहीं होनी जी साढ़े तो दैट्स द मेन ट्रीटमेंट एक्चुअली विच इज़ नीडेड, विच पीपल डोंट वांट टू डू। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और विच प्रॉब्ली आई लेफ्ट अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ, जी जी। बोन हेल्थ, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ओके। जो नी आज इट हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट। जो नी खराब हो जाते इसमें हैं कहते विद हैं एज। ग्रीस खत्म हो हाँ, गई। ग्रीस खत्म होगी हाँ वी जी कॉमनली से। जी सो अभी तो फिर भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हैज़ बिकम मोर कॉमन और मोर एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल डोंट डू गेट इट डन। एंड आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनको नी के कारण वो चल फिर नहीं पाते, और उनकी एज हम कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज तो मान लो 60 ईयर है, बट फिजियोलॉजिकल एज उनकी 70 75 80 लगती है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव, देयर बॉडी इज़ नॉट हेल्दी। एंड इसके अलावा आई सीन सो मेनी पीपल जिनको नी की प्रॉब्लम थी, चल फिर नहीं रहे, बोन्स वीक होगी, उसका गिरे, ऑस्टियोपोरोटिक होगी, गिरे और फ्रैक्चर हो गया हिप का। मतलब नी का ट्रीटमेंट बीच में ही रह गया, उसके बाद हिप ऑपरेट वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई जी ऑप्शन जी नहीं होती, जी। नहीं तो अदरवाइज यू आर ऑन बेड। सो वो ऑपरेट कर भी देंगे तो नी आपका वैसे का वैसा रह गया, जहाँ उसमें इट्स नॉट ईजी टू डू सर्जरीज ऑन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो आपकी लाइफ हमेशा कॉम्प्रोमाइज रह जाती है ना। सो ये सब चीज़ें सुनने के लिए रेडी नहीं होते वो लोग कि नहीं जी देखी जाएगी जो होएगा। ये आप अगर जैसे अगर दिन में अगर 50 पेशेंट्स को देखते हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आप देखते हैं कि जो जो अवेयर है और जो सुनने को तैयार है? नहीं, खैर जो हॉस्पिटल में दिखाने ही आ गया वो तो एक्चुअली उस माइंडसेट से आता है ना कि मेरे को दिखाना ही है, तो उसमें तो वी कैन से 80-90% होते हैं। अच्छा। बट वी कम अक्रॉस सो मैनी अदर पीपल इन आर ओके। रिलेटिव्स या फ्रेंड हाँ सर्कल जी
जिनको प्रॉब्लम है, जो आना नहीं चाहते हॉस्पिटल, उनको बताओ भी तो और आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सर ये जो हम कहते हैं कि ग्रीस खत्म होगी, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? कार्टिलेज हमारा एक्चुअली हमारी बोन्स जो जॉइंट है, जॉइंट मीन्स दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है, तो उसको जो आर्टिकुलेशन है वो एंड ऑफ द बोन पे स्पॉन्जी एरिया होता है अराउंड 4-5 मिलीमीटर, जी। विच इज़ कार्टिलेज। उसमें कैल्शियम नहीं होता। वो उसमें आपस में जब बोन एंड्स आर्टिकुलेट करते हैं तो कार्टिलेज होता है, कुशनिंग का काम करता है वो। वो कैसे खत्म होता है ये? वो ओवर द ईयर एज लोडिंग हो के ना, तो वो डैमेज हो जाता है। एंड उसमें मल्टीफैक्टोरियल है, जेनेटिक कंपोनेंट भी है, वही आप लाइफ स्टाइल पूरे ओवर द ईयर्स आपने कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, क्या नहीं की, क्या खाया पिया है, उन सब पे डिपेंड करता है कि डैमेज होना ना। ओके। तो ये देर यू मस्ट हैव सीन कि 80 या 90 साल के लोग हैं उनके नीज ठीक होते हैं, 40 साल की फीमेल्स आने लगी हैं आजकल जिनके नी डैमेज हो गए हैं, मतलब इतने डैमेज हो गए जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। ओके सर, एक टर्म है नी आर्थ्रोस्कोप, आई थिंक मैं सही नहीं बोला, आप बताइए सर। आर्थ्रोस्कोपी और आर्थ्रोस्कोपी ओके। है कि जो दूरबीन से ऑपरेशंस होते हैं ना, वो कॉमनली लिगामेंट इंजरीज के लिए किए जाते हैं। ओके। सो कॉमन आर्थ्रोस्कोपी जो की जाती है नी और शोल्डर की जाती है। शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी या डिस्लोकेशन शोल्डर के लिए स्कोपिक तो इंजरीज करते हैं। उसमें क्या कुछ इंसिजन ही होता है हाँ, वो उसमें? छोटे, इट्स लाइक की होल सर्जरी ना। ओके। सो उसके अलावा नी सर्जरी में फिर तो नेक्स्ट इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर हम लाइफस्टाइल उसकी बात कर रहे हैं, डिजीज़ की बात कर रहे हैं, फॉर ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द नी, या ग्रीस कम होने वाली जो आप बता रहे हैं। सो उसमें अलग अलग तरह की ऑप्शंस हैं। एक हाई टिबियल ऑस्टियोटमी सर्जरी होती है जिसमें नी रिप्लेस नहीं किया जाता, हम बोन को तोड़ के उसकी अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं जॉइंट की, एंड प्लेट लगा देते हैं, उससे वी सेव द नी जॉइंट। वो कॉमनली रिलेटिवली यंग लोगों को, मान लो 40 की एज में कोई आ गया, उसमें इट्स इन जनरल रूल कि वी शुडंट डू नी रिप्लेसमेंट, वी शुड ट्राई टू सेव द जॉइंट। सो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी वी ट्राई टू डू। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टी सर्जरी है, माइक्रोप्लास्टी को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, वो बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। लकीली आई लर्न दैट एंड आई एम काइंड ऑफ। Is it the same called as the Oxford partial knee Oxford is a kind of partial knee replacement, Okay. a type of microplasty you type can of, say। उनका एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके में, वहाँ का इन्वेंशन है वो इम्प्लांट, तो उसके नाम से ऑक्सफोर्ड नी इज़ फेमस। जी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सर्जरी। उसमें जितना नी का थोड़ा सा पोर्शन डैमेज होता है या कार्टिलेज डैमेज है, उसको शेव ऑफ करके छोटे छोटे इम्प्लांट लगे थे, एंड वी सेव द नेचुरल नी इन दैट ऑल्सो। ओके। और लिगामेंट्स एंड सब कुछ। इसमें सक्सेस रेट कितना रहता है सर? It's almost 100%. Almost 100%. It's a very difficult surgery to execute as compared to normal knee replacement. एंड इसके अलावा फिर नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट आ गया, उसको आजकल रीसर्फेसिंग सर्जरी बोलने लग गए हैं जी। इन ड्यूरिंग योर शो आई वुड लाइक टू टेल पीपल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हाईलाइट दिस, कि आजकल ना कुछ डॉक्टर लगा लो या हॉस्पिटल जी। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि नी रीसर्फेसिंग सर्जरी, कि जी हम वी आर नॉट डूइंग नी रिप्लेसमेंट, वी आर डूइंग नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। ओके। मतलब एक्चुअली दे आर मेकिंग पीपल स्टूपिड, इट्स द सेम थिंग। नी रीसर्फेसिंग एंड रिप्लेसमेंट आर द सेम थिंग। वो दे आर उसे एक टर्म चेंज करके दे आर अट्रैक्टिंग पीपल। हाँ, टर्म चेंज की हुई है सिर्फ। रीसर्फेस एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी नी रीसर्फेसिंग सर्जरी ही है, वो रिप्लेसमेंट इज मिसनोमर। वो उसमें कैपिंग ही होती है एक्चुअल में। नी रिप्लेसमेंट में हम कैपिंग ही करते हैं, एंड वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जी वी आर नॉट डूइंग नी रिप्लेसमेंट, वी आर डूइंग नी रीसर्फेसिंग सर्जरी, एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टू देम। एंड बस मतलब दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यू कैन से, के साथ में जो विदाउट फैक्ट्स भी बहुत सारा रूमर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अगेन न्यू थिंग, न्यू किड ऑन द ब्लॉक यू कैन से। एंड अभी एट प्रेजेंट का फैक्ट बताएं तो जो उसमें है रोबोट का रोल सिर्फ 10% होता है सर्जरी में जी। एज कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरी अगर हम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स में या उसमें देयर इज़ नो डिफरेंस। ओनली डिफरेंस इज अगर आप मेरे से आज का पूछो तो रोबोट ये हेल्प कर देता है कि जो मैंने प्लान किया है
एग्जैक्ट एंगल्स कितने बनाने के नहीं, उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर करवा देता है। नॉर्मल में 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये तो एक वो है। उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि जो 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअल में। जो प्रैक्टिकली हम कहें कि पेशेंट के रिजल्ट्स में या लॉन्जिविटी में, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिकॉज रोबोटिक नाम जुड़ा हुआ है तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, रोबोट सर्जरी कर देगा, वो कर देगा। मैक्सिमम जो है वो दैट इज ह्यूमन टच एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, ओनली 10% इज रोबोटिक, और टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ 10% ही हो रहा है। या एंड बट पीपल थिंक कि पता नहीं वो क्या नाम होने लगा वाला दिया है। तो फैंसी ने। एंड इट्स इन इंडिया ओनली मेनली कि रोबोट्स यूज रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं बहुत ही कम होते हैं वो। इंडिया में मार्केटिंग रेस लगी हुई है, हर कोई, इवन आई विल बाय रोबोट, बट आई एम टेलिंग यू ऑन दिस शो कि आई वुड हैव टू बाय, बिकॉज लोगों को लगता है कि पता नहीं इन्होंने नहीं खरीदा, इनके पास क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट एक्चुअली यूज फ्यूचर में हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर में नहीं होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस। जी। I'm just telling people that don't fall into that trap of resurfacing surgery or robotic surgery. सर जैसे हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स रिलेटेड टू इट। कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर कोई रिप्लेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि ओरिजिनल की जगह कुछ अलग सी कुछ एक्सटर्नल फॉरेन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हाउ सेफ इज़ इट? और एक और इसके साथ कि सर एक कितने साल के लिए कामयाब है, और कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स पे ये काम करता है, मतलब अगर 100 में से कितने लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, और कैसे पता चलता है कि इनको ज़रूरत है या नहीं? हाँ, वो तो खैर कैसे पता चलेगा, वो तो क्लिनिको रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया है, पेशेंट की एक्सरे कराने पड़ेंगे और जी। देखना पड़ेगा। देयर विल बी टू मच ऑफ डिटेल अगर मैं आपसे इस शो में बात करूँगा। जी। एंड फॉरेन इम्प्लांट लगते हैं जी, डेफिनेटली लगते हैं, मेटल इम्प्लांट्स होते हैं, पर वो बायोकम्पेटिबल होते हैं ना। जी। सो वो इस तरह की लॉय होती है कि बॉडी पे रिएक्शन इन जनरल नहीं होता है ना। एंड दैट इज एक्चुअली कैपिंग, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वो ये नहीं कि पूरे का पूरा काट के वो कर दिया। इट्स लाइक कि जो सरफेस रफ हो गया उसको हल्का सा शेव ऑफ करके उसको स्मूथ बनाते हैं, एंड फिर उसके ऊपर कैपिंग होती है। मतलब वो मेटल्स होते हैं, इनर्ट मेटल जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ओके। तो वो अलॉयज होती हैं, कोबाल्ट क्रोम होती है या टाइटेनियम अलॉयज होती हैं। जी जी। सो उसका दोज इम्प्लांट्स आर इन जनरल अराउंड 8 to 9 millimeter थिक। जी। तो दैट्स कैप। एंड रिजल्ट अगर मेरे से पूछोगे तो अराउंड इट्स वेरी गुड, लाइक 98% लोगों में सक्सेसफुल रहता है। एंड अराउंड 85 to 90% पीपल आर वेरी हैप्पी इन जनरल। ओके। इफ़ यू एंड कॉम्प्लिकेशन रेट तो हर सर्जरी का होता है, इसमें भी अराउंड 1 to 2% कॉम्प्लिकेशन रेट है, डेफिनेटली है। बट वही है कि आपने क्या देखना है, पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी। मतलब 2 तरीके हैं देखने के। 100 में से आपने 98 को देखना है या सिर्फ 2% को देखना है। सो एंड आप अगर सोचोगे कि जी मैं तो 2% में ही आना है, मेरे तो खराब ही होना है, तो फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता। एंड लॉन्जिविटी इन जनरल इज अराउंड 15 to 20 years. 15 to 20 हाँ, years. एंड आई हैव सीन पीपल्स लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब कि जो पहले ये भी कहते हैं कि जी मैंने तो 10 साल ख़राब कर दिए, मैंने कराया क्यों नहीं अब तक, अपनी ज़िंदगी के 10 साल ख़राब कर दिए, इसी तो इतना ईजी था सब कुछ। तो इसमें सर एक और चीज़ है कि आप नॉर्मल लाइफ की चीज़ें कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल रनिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ। नहीं, नी रिप्लेसमेंट का रनिंग अलाउड नहीं है। Okay. जैसे मैंने बताया कि देर 3 kind ऑफ सर्जरी। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, उसके साथ सब कुछ कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू। उससे माइक्रोप्लास्टी ऑलमोस्ट सब चीज़ें कर सकते हो। रनिंग मतलब जॉगिंग करना, नॉट फास्ट रनिंग, इट्स नॉट अलाउड, बट जॉगिंग, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग गोल्फ, एवरीथिंग यू कैन डू। आप वज्रासन कर सकते हो। Okay. आप पैरों के बाद बैठ सकते हो, स्क्वाटिंग कर सकते हो। दीज बोथ आफ्टर हाई टिबियल लॉस, HTO एंड माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी और पार्शियल रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट या रिसरफेसिंग जो है, उसके बाद आप रनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते खैर, बट आप टेनिस डबल्स में खेल सकते हो। एंड स्क्वेटिंग, पैरों के बाहर नहीं बैठ सकते, वज्रासन नहीं कर सकते, बट नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज डांस कर सकते हैं। हाँ, डांस कर सकते हैं इन जनरल। अगर आपकी सर्जरी अच्छी है, डांस इन जनरल आप कर सकते हो। Okay. एंड बट एक्चुअली जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनकी लाइफ तो पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुई होती है ना जी। उससे आप एकदम से 10 साल यंग हो जाते हो एक तरह से, कि 10 साल पहले जो आप कर रहे थे वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जी 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 जी। So- एक और मिसनॉमर है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। नहीं, आजकल तो काफ़ी सस्ता हो गया। ओके। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड आफ्टर 15-20 इयर्स फिर वो से दोबारा हो रिप्लेसमेंट। जाएगा, इफ नीडेड वी कैन डू इट।
Luckily I learned revisions and my focus is on revision surgeries also. जी. So we are doing on a frequent basis. So revisions have got good results now. Implants are available in India easily. पहले नहीं होते थे, ओके. but nowadays it's pretty common. आपकी जब रिप्लेसमेंट से पहले आप क्या काउंसलिंग क्या करते हैं पेशेंट्स की, कोई भी जब नी रिप्लेसमेंट थेरेपी से, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग सर्जिकल प्रोसेस आई सपोज. हाँ नहीं, टाइम इट डजेंट टेक मच टाइम, बट ओवरऑल प्रोसेस के सर्जरी हुई, उसका रिकवरी हुई, फाइनल रिकवरी, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है. काउंसलिंग का मेजर तो ये है कि जो हुसएवर इज इन पेन और लाइफ इज हैज़ बिकम स्टिल और सेडेंटरी, जी. उनको फिर वही टेल के भी आप चलना फिरना शुरू करोगे, आप फिजिकली एक्टिव हो जाओगे एंड पेन खत्म हो जाएगा. पेन किलर्स मेडिसिन जो ले रहे हो आप, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इतने सारे, वो बंद हो जाएंगी. एंड इसके अलावा इन जनरल आई हैव गॉट वीडियोस ऑन माय फ़ोन जो पहले पेशेंट जिनके किए होते हैं, उनकी बिफोर सर्जरी आफ्टर सर्जरी, सबके नहीं रखते बट काफ़ी लोगों के रखे होते हैं हम लोगों ने, टू शो टू द पीपल जिनको भी ज़रूरत है सर्जरी की ना. जी. सो इट gives uplifts everybody's mood, or you can say, or साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ यार ये अच्छा ऐसे थे, ये ऐसे हो गए तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ. जी. तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती हैं. इवन आई पास ऑन फ़ोन नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव अंडरगोन सर्जरी. लाइक कोई आया मेरे पास, मान लो बठिंडा तो आया, आई गिव कि बठिंडा एरिया दे पेशेंट से नंबर तो देना, सी यू टॉक कि आप बात करके देख लो कि आप जितने स्टिग्मास मिथ्स हैं वो सब उससे इसके अलावा आई टेल देम कि देयर मे बी लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड जो आप शायद मेरे से नहीं पूछ सकते, बट आप किसी और पेशेंट से बात करोगे जिनकी सर्जरी हुई है तो आप शायद डिस्कस कर पाओगे एंड इट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल. जी. सो इट गोज दैट वे. आई माई सेल्फ आई हैव लर्नड इन लाइफ नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग इवन दैट आई डोंट ट्राई टू पुश people for surgery. So it's my duty to tell them कि भाई ये ऐसे होता है, इसका ये फ़ायदा है, but final decision तो you need to take. Yes. So sir, who has been the youngest, what is the age of the youngest patient you have treated for knee replacement, and the oldest? Oldest was uncle, 92 years, and unluckily he is no more now, but he lived 5 years after the surgery. I operated upon him when he was 92. And he was fine, totally fine. He was very active. He used to bless me a lot. He used to come to meet me once in a year, kind of, and very happy. He expired few months ago only, not because of knee, other issues. He had become 97 now, and youngest तो इन जनरल वी ट्राई कि 50 से कम तो बिल्कुल ही जाऊँ, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया होता है उसमें करना पड़ जाता है, तो उसमें मैंने किया हुआ है अराउंड एज ऑफ 40 इयर्स की एक फीमेल को. एंड बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो नॉर्मल नी प्रॉब्लम के लिए माइक्रोप्लास्टी हैव डन इन 48. तो बट इन जनरल आई ट्राई के 50-55 से कम में ना करें. ओके. बट वो जिनको बहुत ज़रूरत थी करना पड़ता है. इफ़ यू आर क्रिपल्ड देन वी नीड टू डू समथिंग. जी सर, ट्रॉमा के भी केसेस काफ़ी आपके पास आते हैं? हाँ जी. तो ट्रॉमा के केसेस कई बार वो कैसे आप हैंडल करते हैं, क्योंकि उस समय क्रिटिकल केसेस काफ़ी आते होंगे आपके पास? हाँ, क्रिटिकल केस होते हैं, मतलब सामने लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत बार होता है ऐसे, मतलब यू कांट डू एनीथिंग, मतलब यू आर हेल्पलेस, मतलब इट हैज़ हैपेंड. अभी भी कुछ लोग अगर मैं कहूँ याद आते हैं कि जो मेरे सामने मर गए यंग बंदे, एक्सीडेंट विक्टिम्स. हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा. अब तो खैर व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आई वाज इन ट्रॉमा सेंटर, तो ट्रॉमास वहाँ तो आते ही थे, एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कॉमन. HIV वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम. अगर आपको याद है, एड्स, HIV, उसकी बहुत सारी NGOs उसके लिए वो चलता था. तो मैं उस टाइम कहता था कि HIV तो कुछ भी नहीं है, HIV से तो मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं. जितना लोग ट्रॉमा से मर रहे हैं इंडिया में, HIV तो उसका 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं होगा शायद. एंड नाउ तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो नाउ दैट ट्रॉमा से इतने लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से. सो आई वॉन्ट यूज टू से कि वी शुड फोकस मोर ऑन दिस थिंग. तो अभी सर जैसे ट्रॉमा केयर में इम्प्रूवमेंट आया है इंडिया में? हाँ, वो तो बहुत पहले से.
सिग्निफिकेंट उसमें सब सब एस्पेक्ट्स में। मतलब वो जो कहते हैं जो गोल्डन आवर, वो उस हाँ पर वो ट्रीटमेंट हो अब जाता है। पुलिस वाले बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। पुलिस वालों को लोग गाड़ियाँ निकालें कुछ करें, बट दे डू लॉट ऑफ वर्क, स्पेशली जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। मतलब मैंने तो देखा ही है। पहले दिल्ली में आई हैव स्पेंड 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ इन दिल्ली। सो दिल्ली में यहाँ पे भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर कोई एक्सीडेंट होता है दे ब्रिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल क्विकली, सुपर क्विक। एंड मैंने 3-4 बार हुआ है कि पेशेंट किसी का एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने या मेरे से पहले हुआ, तो मैंने 100 पे कॉल किया एंड दे कम वेरी सून एंड ले जाते हैं पेशेंट को, फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं। ओके। मैंने 2-3 बार हुआ कि मैंने कॉल किया पुलिस को कि भाई इनको फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो एंड गया कितनी है। देर में रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है? 5-7 मिनट। विद इन 5-7 मिनट्स? हाँ हाँ हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले दे डू वंडरफुल वर्क, चाहे हम उनको कुछ भी कहें कि ये करते हैं वो करते हैं। जी, दैट्स ट्रू, क्योंकि हम भी कई बार देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है तो रिस्पॉन्स टाइम हैज़ बिकम वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट नाउ। एंड सर, उस टाइम पे, उस समय जब आप ऐसे, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप अपनी नर्व्स को कैसे काम रखते हैं ताकि ट्रीटमेंट में? इट्स लिटिल डिफिकल्ट एंड कम्स ओवर द इयर्स विद टाइम एक्चुअली, शायद जी। कि बंदा जब बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा वैसे ही कंट्रोल मिल डाउन होता है। एंड दूसरा, मेरे मम्मी ने ना बचपन से सिखाया है, लगा लो, जब बचपन से मीन्स मेरे जब मेडिकल प्रोफेशन के टाइम से यू कैन से कि जो भी मेरे पास आ रहा है बंदा, ही और शी हैज़ गॉट सम सफरिंग। जी। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी आ रहा है तभी। ना। तो किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा, किसी की कम। तो अगर कोई एजिटेट हुए, गुस्से ना हो, तो ही इज़ नॉट इन नॉर्मल सेंसेस। जी। सो यू ट्राई टू बी काम एंड अंडर कंट्रोल। एंड वो बंदे का टेम्परेरी फेज हो। बहुत बार होता है कि बंदा, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, गुस्से में होते हैं तो एकदम से दे बिहेव वेरी वियर्ड एंड डिफरेंट, बट जब काम डाउन होते हैं फिर दे से सॉरी ऑल्सो एंड एवरीथिंग। सो एंड जो हम कहें कि इंसिडेंसेस भी होते हैं डॉक्टर के साथ भी होते हैं कि पेशेंट ने मिसबिहेव किया, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपिटाई भी होती है। उसमें कहीं ना कहीं शायद कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा, कि आपने कम्युनिकेट कैसे किया है बंदे को, आपने प्रॉब्लम्स बताई या नहीं बताई, आपका बिहेवियर कैसा था, बात करने का ढंग कैसा था, है ना। सेम सेम चीज़ आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो उसको। कामली बोल सकते हो, एजिटेट होके बोल सकते हो, एंगर में बोल सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है। तो लकीली मेरे साथ अभी तक कभी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंस नहीं हुआ पेशेंट की तरफ से। तो मे बी शायद आई एम सॉफ्ट स्पोकन, या आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम डे वन दैट वी नीड टू बिहेव दिस वे। जी। नो, दैट्स वेरी ट्रू कि उस समय वो सिचुएशन ऐसी होती है कि पीपल आर सो डेस्परेट के उनके जो 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 चाहने वाले हैं, जो इस सिचुएशन में हैं, वो बच जाएं बस किसी तरह। हमारे अभी मेरे को एक इंसिडेंस याद आ गया। मैं आई वॉज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इन दिल्ली। इट्स इट वाज इन मैमसी, मौलाना मेडिकल कॉलेज, LNGP हॉस्पिटल। एक एक्सीडेंट हुआ था एंड पहले मतलब कोई मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पेशेंट आया, उसको पेल्विक इंजरी थी। ये हमारा पहले ना, ये इसमें अगर फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाए तो डेथ के रेट बहुत हाई होते हैं कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यंग बंदा, तो वो उसकी डेथ हो गई वहाँ हमारे पास हॉस्पिटल में आके। हम लगे रहे 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे शायद कहीं ना उसके ऊपर। तो वी कुडंट सेव हिम। उसकी मतलब डेथ होने के बाद आधे घंटे बाद ही वो अपने और पेशेंट को ले आए। वो बंदा उसका बॉस था, मतलब वो जो पहले जिसकी डेथ हुई वो नॉकर था। दूसरा उसका बॉस था हु कुड हैव गॉन टू प्राइवेट हॉस्पिटल आल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेटअप। जी। जी। तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमने उसको उसको इतनी बड़ी इंजरी नहीं, ही वाज आल्सो हैविंग लॉट ऑफ इंजरीज, बट पेल्विक इंजरी नहीं, पेल्विक इंजरी थी शायद, बट वो उनको बचा लिया हमने, उनका वो नहीं हुआ। तो बाद में उसके घर वालों ने हमें नहीं पता था पहले कि उसका बॉस है, वो थोड़ी देर में पता चला, 5-10 मिनट में। सो बाद में जब सब सेटल डाउन हो गया तो मैंने उनके उससे पूछा कि भी तुम्हारे बंदे की तो डेथ हो गई थी यहीं पे, फिर भी तुम क्यों ले आए? देन दे सेड कि सर वो तो जो उसकी किस्मत में था, हम देख रहे थे 2 घंटे से कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो आप लोग, और हमें समझ में आ रहा था कि वो तो
उसको इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई थी वो सेव नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि हमारा दूसरा बंदा यहीं आके ठीक रहेगा। सो इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी कॉम्पिटेंट और उस चीज़ में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर कि हमने कैसे बिहेव किया उनसे, कैसे कम्युनिकेट किया। मतलब जैसे वो सीरियस था तो हमने, आप शुरू में डॉक्टर बता दें कि हाँ जी आपका बंदा बहुत सीरियस था, आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हो क्या यार हमारा बंदा पता नहीं कैसा है। अगर आप कहो कि नहीं जी सब ठीक है, एकदम से डिक्लेयर कर दो नो ही इज़ नो मोर, तो कोई भी किसी को भी शॉक लगेगा एकदम से जी 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 कि यार अभी तो ठीक था हमारा बंदा और अब आके कह रहे हैं कि जी वो। जी। एक सर, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हुए लोगों को लगता है कि वहाँ पे, जैसे आपने बताया, जो बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं कई बार मिलता है और कई बार रूड बिहेवियर होता है, बट जैसे आपने बताया कि बहुत आप पोलाइटली हमेशा शुरू से रहे हैं, तो नहीं, जिस वो वजह से। रूड बिहेवियर होने का रीज़न है, अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, इट्स नॉट अनकॉमन। जी। उसका रीज़न है मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवरवर्क्ड देयर। ओके। जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं दे आर ओवरवर्क्ड, मतलब कि एक बंदा 3-3 4-4 बंदों का काम कर रहा था, डेली बेसिस पे कर रहा होता है। ओके, तो वो फिर, शॉर्टेज ऑफ हाँ इट इज़ वर्कर्स एंड लाइक दैट, डॉक्टर्स। ओके। डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज होती है गवर्नमेंट सिस्टम में। ओके। एंड दूसरा रीज़न इंडिया का हेल्थ सिस्टम ही ऐसा है। आप ऑब्जर्व कर लो, यहाँ से चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं 200 किलोमीटर के सर्कल में कौन से अच्छे हॉस्पिटल हैं, ऑल ऑफ द पीपल कमिंग टू चंडीगढ़। तो आपके जो इवन मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब में, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। तो जी जी एवरी वन वॉन्ट्स टू कम टू PGI और GMCH हियर, तो जी। दीज इंस्टीट्यूशन ओवरवर्क्ड। सर, ऐसा भी होता है कि यहाँ से मतलब मैक्स, फोर्टिस, पीजीआई और जीएमसीएच से भी पेशेंट्स को दिल्ली एम्स या फिर और कई बड़े हॉस्पिटल में रेकमेंड किया जाता है, नहीं ऐसा भी वो होता इन जनरल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सब कुछ है, पर कई कई चीज़ें होती हैं, कोई कोई स्पेशलाइज्ड किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या कोई इक्विपमेंट है। जी। वहाँ होता है। इट्स नॉट जस्ट दिल्ली, इट्स लाइक बॉम्बे ऑल्सो, चेन्नई ऑल्सो, हैदराबाद ऑल्सो इट हैपन्स, बट वो काफ़ी इनफ्रीक्वेंट है। तो सर, इंडियन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और अगर हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की अगर बात करें, तो आपको डिफरेंस दिखता है दोनों में या फिर सिमिलर है? नहीं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। आई बीन टू US twice and to other number of countries, Europe and Eastern countries also. So it's almost at par now because of probably internet. Internet has decreased gap a जी lot, and इसके अलावा फ्री ट्रेड होने के कारण probably because सारे implants everything is available in India. जी जी तो जी एंड डॉक्टर्स यहाँ के ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है कि इंटरनेट के कारण या इजी ट्रैवल हो गया है या हमारी इकोनॉमिकल कैपेसिटी बेटर हो गई है इन जनरल कंट्री की, जी। तो वो गैप ऑलमोस्ट नील है। तो इंडिया का मेडिकल सिस्टम इस समय आप कैसे रेट करते हैं और आने वाले 10 साल में आप क्या इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं इसमें? मेडिकल सिस्टम इंडिया का वैसे तो बहुत अच्छा है ग्लोबल ग्लोबल में, मतलब इवन इंडियन डॉक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स इन US ऑल्सो। जी तो लाइक देयर आर आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, ये एस्पेक्ट तो है, बट इफ़ यू आस्क मी इन जनरल, सो हेल्थ केयर बहुत अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू 10 years ago or 20 years ago, जी and the number of people who are getting good health care, जी that have also increased tremendously now, जी 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 uh, because of spread of maybe doctors, trained doctors all around. आप देखो कि पहले जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर सब जगह अवेलेबल नहीं होते थे, अब इवन छोटे टाउन्स में भी अवेलेबल हैं। सो इससे, और हाँ फाइनेंशियली अगर देखें वो भी बहुत ग्रो कर गया पहले से, एंड इंडिया में ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं, वैसे किसी भी बिजनेस की कहें वो रुकने वाली नहीं है, और हेल्थ केयर को कुछ लोग जो बिजनेस मानते हैं उसकी भी नहीं रुकने वाली है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंडिया में कि वो सब चीज़ों का, एंड क्वालिटी वाइज इफ़ वी टॉक अबाउट द quality in healthcare now, all sort of medicines are available, most of the doctors are well trained, and कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे बहुत कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें पीपल गेट एडमिशन बाय पेइंग मनी, सो वहाँ ट्रेनिंग्स कैसी हैं उसका कुछ पक्का नहीं कह सकते, बट इन जनरल इट्स गुड।
तो मतलब मेडिकल की पढ़ाई करना सुना जाता है आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, इफ़ वी कम बैक टू दिस। हाँ जी। ये पंजाब में तो हो ही गया है, तो दिल्ली में भी नहीं है। ओके। इट्स बहुत सारी जगह नहीं है, दिल्ली नहीं, बहुत सारी जगह है वहाँ नहीं है। लकीली मेरे तो पैसे नहीं मेरे पेरेंट्स के पैसे खास लगे नहीं, क्योंकि हमारी फ़ीस तो बहुत ही कम थी। इट वाज लाइक पूरे साल की फ़ीस ही 800-900 रुपये होती थी शायद, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट स्पेंड्स लैक्स ऑफ मनी इन मेकिंग वन डॉक्टर। तो अगर आप प्राइवेट सिस्टम में हो तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टू पे। प्राइवेट सिस्टम में है तो आपको खुद ही पे करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट पे करती तो वो है। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो एक गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते हैं और प्राइवेट हाँ, इन कॉलेज जनरल से फ़र्क है? गवर्नमेंट वाले बेटर होते हैं, बिकॉज एक्सपोजर टू पेशेंट्स इज मच बेटर। पेशेंट में नंबर ऑफ पेशेंट, फैकल्टी इज मच बेटर। जो आपके टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वेल ट्रेंड। तो ये एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का साइज अब बढ़ना चाहिए इंडिया में to get वो अभी better बढ़ रहा है doctor. ऑलरेडी। दे आर मेकिंग सो मैनी, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। Okay. So in the next 5-10 years you are seeing कि इंडिया का जो है it will be if not the best but top 2-3 में आएगा दुनिया के मेडिकल सिस्टम्स में। अभी भी मतलब आई एम नॉट श्योर कि हाउ टू रेट दैट टॉप और नॉट, बिकॉज देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। इफ़ यू नो अबाउट मेडिकल टूरिज्म, lakhs of people come to India every year जी from all around the world, including European countries, US, Canada, Australia, to get their surgeries done or treatment done in India. जी So already a lot of people are coming, and but there are few specialized surgeries which are not being done here. For that, Indian people go abroad. So I can't say that how to rate it, but definitely overall quality is much better and it is improving. ओके, थैंक यू सो मच सर। ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले हम आपसे 2 टिप्स चाहते हैं, एक हेल्थ केयर टिप और एक इंस्पायर मी मंत्रा। हेल्थ केयर टिप इन जनरल फॉर एवरीवन टू मेंटेन अ गुड बोन हेल्थ और स्पाइनल हेल्थ एंड इंस्पायर मी मंत्रा। Inspire, I'll start with inspire me. uh, मेरी अपनी एग्जांपल ले लो। मैं एक छोटे से टाउन से पढ़ा हुआ हूँ, पंजाबी स्कूल तो पढ़ा है मैं। हाँ जी ते फ्रॉम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जी and my mother was very clear कि कंपटीशन क्लियर कर लिया तो एडमिशन हो जाएगी। सारे को पैसे प्राइवेट कॉलेज लेता है नहीं गे। So you from that level, na? So I got with hard, everything comes with hard work and confidence. As I started with, na? So I got admission luckily to Delhi. Spent 15 years there. Ultimately settled here. I felt myself very lucky. Not everyone, every doctor or every orthopedic surgeon settles so well. Not everyone. So now I've got house in Chandigarh, luxury cars, status, fame, everything, almost everything. So I think someone can take inspiration. Means what I wanted to say कि आप किसी छोटे लेवल से ऊपर आ सकते हो, बट द बिगेस्ट वेपन और टूल फॉर दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स यू। एजुकेशन बिना उसके नहीं, बिना उसके तो फिर बाय हुक एंड क्रुक या कुछ और क्राइम करके या गलत चीज़ों से हो सकती हो, जहाँ सम टैलेंट इज़ देयर। सो अगर आपके पास कुछ ना कुछ है, पढ़ने का टैलेंट है या कुछ आप सिंगर हो छे, आप राइटर हो छे, आप पेंटर हो, कुछ टैलेंट है तो उस पर लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी देयर इज नो And शॉर्टकट टू in general, probably no one can stop you if you have got talent. And I can mention here एक ना जैज़ी दा गाना है, जी if you I don't remember exactly lyrics, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ what he is saying ਕਿ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੈ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਨਕੇ ਮਾਰ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, यस ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। सो आप मतलब पीपल सी कि हाँ जी वो ही इज़ दिस एंड दिस, जी बट ही एंड हियर हिज पीयर्स नो
कि वो journey कितनी किसी को नहीं मेहनत पता होती। करके क्यों की है। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रीच टू हाई लेवल्स अगर वो की है। एंड अदर एस्पेक्ट हेल्थ केयर टिप। जी हेल्थ केयर टिप सब तो इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल टू इज़ टू बी हैप्पी और स्टे हैप्पी। दैट इज़ वन ऑफ द मेन आस्पेक्ट के खुश रहना चाहिए एक बंदा। यू हैव सीन so many people who are slim and trim who are into gym or physical training but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਇਵਨ ਯੰਗ ਏਜ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਾਮਨ ਨਾउ ਡੇਜ਼। ਐਂਡ lot of people who are obese, fat, and but they don't have any disease. It's so common. So it's probably stress is the one reason. So be happy is one thing. Other thing is definitely physical activity. जितना बंदा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो तो। एंड गुड डाइट, जंक फूड कम से कम खाना चाहिए। जंक फूड कॉमनली उसको कहते हैं जिसमें कैलोरीज होती हैं बट न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता। यस सो एम्प्टी कैलोरी फूड नहीं खाना चाहिए। कम मतलब वो है कि वो चीज़ें टेस्टी वाला होती हैं तो पीपल कांट अवॉइड इट बट ट्राई टू ईट उसमें एज सर, मच अगर वो लेस जैसे एज पॉसिबल। कितना खाना चाहिए सो दैट मतलब बॉडी पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना आए। नहीं, और आई कांट क्वान्टिफाई इट बट जैसे महीने में 1-2 बार ही खाओ, उससे ज़्यादा ना खाओ। ट्राई ओके डू तो दैट। चीट मील आपका महीने में 1 या 2 बार होना चाहिए। हाँ वो शायद इतना ही होना और चाहिए। घर का मैक्सिमम खाना खाना चाहिए। हाँ डेफिनेटली बिकॉज आप देखो ना, इफ़ यू कंपेयर होम फूड विद आउटसाइड फूड, most of the places they make food tasty by adding either cream or some fat in that। जी या कुछ शुगरी होगा ना। अगर आप इफ़ यू रन योर माइंड अराउंड अच्छे कैफे रेस्टोरेंट, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर लाइक दैट। सो घर के खाने में वो नहीं होता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम मेजर डिफरेंस आउटसाइड फूड एंड होम फूड। दिस डिस्कशन हैज़ बीन वेरी वेरी इनसाइटफुल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਹ पॉडकास्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, मैक्सिमम लोग इसे सुन सके, समझ सके और अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र सिंगला जी। थैंक यू सो मच फॉर योर I'm टाइम। so happy coming here and we discuss so many things। मज़ा आया बहुत। सेम हियर, थैंक यू। वेलकम।